इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्या सीडीपी। ठीक है, सीडीपी का क्या है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक, बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार क्लासेस आपको जो है इंद्रेश जीएस क्लासेस पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इंद्रेश जीएस क्लासेस, ठीक है, क्लासेस पे आपको प्रोवाइड सीडीपी की हो गई, ईवीएस की हो गई, ठीक है, और आपको जो है मैथ की भी क्लास देखने को मिल रही है, साइंस की भी मिल रही है। ठीक है, तो आप सीटेट वाले, सीटेट और यूपी टेट जितने भी टीचिंग की लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग क्या करिए, इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करिए। आपको पूरा प्रीवियस ईयर करा दिया हूँ मैं, जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, वैकेंसी आएगी, आपको हार नहीं मानना है। मैं आज 3-4 महीने से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, 4 महीने से मैं जो है कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। सोचिए, जब मैं नहीं थक रहा हूँ तो आप क्यों थक रहे हैं? मुझे क्या मिल रहा है? अभी कुछ भी नहीं। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जिस तरह से आप लोग लगे हुए हैं उसी तरह से मैं भी आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैसे आपको कोई चीज़ क्या है पहले का, जैसे आप क ख ग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बचपन में पढ़े थे। कब पढ़े थे? बचपन में। ठीक है, अब कोई नई चीज़ आप इसमें क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके हेल्प करते हैं कि नहीं, सीखने में सहायता कर रहे हैं कि नहीं, ये सब। तो जो चीज़ आपको क्या करती है, पूर्व ज्ञान व अनुभव नई चीज़ को सीखने में है, जहाँ हेल्प करते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सकारात्मक परीक्षण हस्तांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मक परीक्षण हस्तांतरण कहते हैं। यह जो क्या होता है, पूर्व में जो अर्जित ज्ञान होता है वो नवीन ज्ञान में अर्जित करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जो पूर्व में ज्ञान अर्जित होता है वह नए ज्ञान में अर्जित करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। जैसे मान लीजिए, एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे स्कूटी चलाने वाला व्यक्ति, अगर आप स्कूटी चला रहे हैं तो आप बाइक को क्या सरलतापूर्वक चला ले रहे हैं, क्या सरलतापूर्वक चला ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, स्कूटी चलाने का आपके पास क्या है, पूर्व ज्ञान है। स्कूटी आप पहले चलाए हुए हैं तो बाइक आराम से चला लेंगे कि नहीं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन मैं समझाने में भी सफल रहा और आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। ठीक, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि चारों ऑप्शन आपको विजिबल हो। ठीक, चलिए, विजिबल है, ये रहा। ठीक है, चलिए बताइए, इसमें क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों के संचरण, बिल्कुल सही बात है। वंशानुक्रम जो माता पिता के संतान में गुणों के संचरण है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो विकास प्राणी है और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। ठीक, नेक्स्ट क्या करा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, करा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का शोधन है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हमसे पूछा क्या है, नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं पूछा है। हमेशा नहीं का आंसर में हमें क्या देते हैं, नहीं में देना है, निगेटिव का आंसर निगेटिव में। तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा, है तो सही लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषता में संतानों में क्या होती है, संचरित होती है, बिल्कुल सही है। ये जो लिखा गया ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। निगेटिव का आंसर हमेशा क्या क्या देते हैं, निगेटिव देते हैं, तो सी पार्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, सीखने के पठार, जो हमारा सीखने का पठार होता है, निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें भी देखिए नहीं पूछा, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नहीं में हमको आंसर, इसका भी क्या करना है, नहीं में ही देना है आंसर। ठीक, बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें विजिबल हों देखने में। ठीक, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए बताइए, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं है? बताइए, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सीखने वाले को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो अच्छी चीज़ों को क्या करे, सीख सके। ठीक है, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। हमेशा क्या करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का। अभी मैंने कल निगेटिव और पॉजिटिव क्या कराया था, थोड़ा सा रोड है तो वहाँ से आवाज़ आप लोगों की आएगी बैकग्राउंड में, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, उसे दंडित करना चाहिए। मैंने क्या बताया था, कहीं भी बच्चे को दंड देना हमेशा क्या आता है, निगेटिव। आप निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की मैं क्लास अभी कल ही लिया हूँ। ठीक, लेकिन कोई उस पर सपोर्ट नहीं। अगर मैं थियरी पढ़ाता हूँ तो आप लोग एकदम देखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, तो मैं भी अब क्वेश्चन कराऊंगा, थियरी नहीं कराऊंगा। कुछ लोग कहते हैं थियरी, कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन। जिस दिन थियरी की क्लास लाओ उस दिन आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जो है माउंटेन कराया गया तो माउंटेन आएगा ही नहीं क्वेश्चन में, जो है। ठीक,
मैंने उसकी दर्रे करा दी, पासेस करा दिया, तो वो भी नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं कराता हूँ सब शार्ट नोट से, ताकि आप लोग पढ़ लें जो है चीज़ों को, ठीक। और एक है इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। और हमसे क्या पूछा, नहीं पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, नहीं पूछा, तो नहीं का आंसर हमेशा नहीं में, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आंसर हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा, ठीक। उसे दंडित नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसे दंडित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करा कि व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। कौन कहा था, मैं चाहूँ उसको चोर, डॉक्टर, वकील, कुछ भी बना सकता हूँ। बताओ, वाटसन अमेरिका के क्या थे, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ये कौन कहा था, वाटसन ने कहा था, ठीक है, वाटसन ने कहा था कि यह एक क्या थे, अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, तो ये अमेरिका के क्या थे, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने व्यवहारवादी में कहा, व्यवहारवादी वाटसन ने कहा था, ये व्यवहार का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण को क्या किया था, इन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक। कब किए थे व्यवहारवादी को, 1913 में इन्होंने क्या किया था, इसको प्रस्तुत किया था। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और इन्होंने कहा था मुझे नवजात शिशु को दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। आप क्या करेंगे, अब आपका एक दायित्व बनता है कि आप लिखेंगे वाटसन के बारे में, ठीक है, वाटसन के बारे में, और एक आप शार्ट नोट्स बगल में रख लिया करिए, छोटी सी कॉपी, और उस पर लिख लिया करिए वाटसन ने क्या कहा था, शिशु मुझको, एक नवजात शिशु मुझको दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील और चोर बनाना चाहूँगा। और इस चीज़ को आप क्या है, एग्जाम के टाइम बस रिवीजन करके चले जाइएगा, बस, ठीक। ये जो चीज़ें होती हैं जो आप क्वेश्चन से लिखेंगे, एक कोई थियरी में भी नहीं पढ़ाता, बहुत कम ही लोग आते हैं कि पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, और ये सब चीज़ें नई नई चीज़ें जो मिलती हैं उनको आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। पढ़ाई का तरीका यही सबसे अच्छा होता है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बताइए, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, थार्नडाइक हैं, मैकडूगल हैं, कोहलर हैं या पावलोव हैं, बताइए। तो बताएंगे आप लोग, प्रयास और भूल का जो सिद्धांत दिए थे वह कौन दिए थे, तो थार्नडाइक साहब ने दिए थे। कौन दिए थे, ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। कौन दिए थे, थार्नडाइक साहब ने दिए थे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आसान है तो ज़्यादा समय नहीं, जो चीज़ें हमको आती हैं तो उन पे बस हमें रिवीजन करना है, जो नहीं, जो हमें नई चीज़ें मिल रही हैं उनको सीखना है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को किसने प्रस्तुत किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भर भर के इससे पूछा जाता है। तो इसका तो राइट आंसर आप लोगों को पता ही है, क्या है, जीन पियाजे हैं। कौन है, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। संवेदी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो हमारी संवेदी पेशी अवस्था होती है, संवेदी पेशी अवस्था होती है, अवस्था आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था होती है, जो ए होती है 0 से 2 वर्ष होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लिखा गया है, ठीक है। इसकी कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष, याद रखिएगा, वर्ष भी पूछ लेता है, ठीक। फिर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक है। और औपचारिक जो होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है हमारी, वह कब से कब होती है, तो 11 से अधिक वर्ष, ठीक। इसको किसने दिया था, तो पियाजे साहब ने दिया था, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा कि निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, बताइए, कौन सा सीखने का नियम नहीं है। सीखने के 3 मुख्य नियम थे, ठीक है। एक था हमारा तत्परता का नियम, एक था हमारा प्रभाव का नियम और एक था अभ्यास का नियम। तो कौन नहीं था, तनाव का कोई नियम नहीं था, ठीक है, तनाव का सीखने का। और इसको दिया कौन था, तो इसको थार्नडाइक ने ही दिया था। कौन दिया था, थार्नडाइक ने ही दिया था, यार ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सीखने का नियम कौन दिया था, तो थार्नडाइक ने दिया था। कितने नियम थे, 3 नियम थे। कौन कौन से थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। इस तरह से सारी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपको यहाँ क्या पूछा है, कौन नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य होगा, बी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। बी पार्ट क्या होगा, तनाव का नियम जो है सीखने का नियम के अंतर्गत नहीं आता है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग बताते रहा करिए कि सर स्पीड ज़्यादा है कि कम है, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ज़रूर बताया करिए। कुछ लोग कमेंट किए थे तो मैं सोलो पढ़ाने लगा था, फिर देखा कल कमेंट में जो है कि सर फास्ट पढ़ाइए, समझ में नहीं आता आप लोग करना क्या चाहते हैं। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था, बताइए, जो सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, पावलोव साहब ने किस पर प्रयोग किया, तो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन पर, किस पे, शास्त्रीय, ये याद रखिएगा, पावलोव साहब ने जो हमारा शास्त्रीय अनुबंधन
अनुबंधन, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन जिसको कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में, ठीक, कब 1904 में कौन किया था? पावलोव साहब ने। कौन किया था? पावलोव जी ने। किसको देख करके किया था? तो इन्होंने किस पर किया था? तो कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? कुत्ते पर इन्होंने किया था, ठीक है। ये क्या करते थे? कुत्ते पर, इसका इन्होंने कुत्ते पर, जिसमें इन्होंने भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या लार टपकाने वाला था, ठीक है। कुत्ता क्या करता है? भोजन को देख करके क्या करता है? लार को टपकाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा एक शार्ट में कि सूझ का जो सिद्धांत है उसको किसने दिया था, बताइए। तो सूझ का जो प्रतिपादन है यह जो है कोहल वर्ग ने दिया था, ठीक है। सूझ का सिद्धांत लिख लीजिएगा, बस ऐसे शार्ट में लिखिएगा। सूझ का सिद्धांत बस शार्ट में लिखिएगा। सूझ का सिद्धांत कौन दिया? बस कोहलर, बस इतना लिखना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे शार्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक, कोहलर साहब ने। और इन्होंने नैतिक विकास के बारे में भी इन्होंने बताया था, ये भी लिख लीजिएगा, नैतिक विकास के बारे में, ठीक है। नैतिक, इन्होंने इसके कितने चरण बताए थे? तो 3 चरण बताए थे। अवस्था, इसमें से एक की अवस्था 2, तो टोटल 6 स्तर को बताया था, ठीक है। 6 स्तर को बताया था, ठीक है। चले आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि दिए गए प्राप्तांकों में समूह में जो प्राप्तांक बहुधा में सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए उसे क्या कहता है जो कई बार आता है। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ 1 2 3 3 3 7 8। अब इसमें पूछूं जो सबसे अधिक बार आता है, देखिए 1 2 3, तो इसको क्या कहते हैं? बहुलक। जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा बार किसकी आई? 3 की आई, तो 3 हमारा यहाँ क्या हो गया? बहुलक हो गया। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। दिए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा मतलब सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग मैथ में, अगर जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो वैसे ही आता है। तो बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स क्या होती है? माध्यिका। 3 टाइम्स क्या होती है? माध्यिका -2 टाइम्स क्या होता है? माध्य, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछ देता है आपके इसी एग्जाम में, ठीक है। चले आगे, नोट कर लिए आप लोग, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 11th। क्या कह रहा है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। बताइए जो मानसिक आयु होती है इसका प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो समझने के लिए जो है विनय साइमन ने दिया था। कौन दिया था? विनय साइमन द्वारा दिया गया था, ठीक है। और सन 1905 में विनय ने क्या बताया था? सन 1905 में इन्होंने क्या बताया था? मानसिक आयु का क्या बताया था? प्रत्यय बताया था, ठीक है। याद रहेगा ना, ठीक। ये क्या करता है कि विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिल करके प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। तो बुद्धि लब्धि बराबर आई क्यू बराबर होता है बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? मानसिक आयु, ठीक है। एक मिनट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मानसिक आयु, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अपान वास्तविक आयु, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। इससे क्या निकलता है? हमारा IQ लेवल निकल जाता है, ठीक है। IQ लेवल निकल जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा इस फार्मूले के सब लोग, IQ इक्वल टू मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि क्रोध व भय प्रकार हैं किसके? जब क्रोध आता आपको और भय आता है तो ये क्या होता है? बच्चों में संवेग, वातावरण और व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रति भावी से निर्मित होते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है। बच्चे क्या होता है? बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसमें क्या संवेगात्मक विकास होता है। क्या होता है? संवेगात्मक। तो ये किसके हैं? संवेग के हैं। किसके हैं? तो ये किस तरह के? संवेग के विकास हैं। तो संवेग के बता दीजिए, संवेग के कई प्रकार होते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा भय हो गया, ठीक है। घृणा हो गया, ये भी संवेग का ही प्रकार है, ठीक है। घृणा हो गया, करुणा हो गई, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं? संवेग हैं। करुणा हो गई, दुख हो गया, ठीक है। दुख हो गया, आश्चर्य हो गया, ठीक है। आश्चर्य हो गया, और बताइए आश्चर्य। भूख हो गई, ठीक है। भूख तो पूछा ही है, भूख हो गई। भय हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है। क्रोध हो गया, वात्सल्य हो गया, ठीक है। ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं? क्रोध और भय के क्या हैं? प्रकार हैं, ठीक है। संवेग के सब क्या है? प्रकार हैं। चलिए आगे चलते हैं। वाणी दोष नहीं है। बताइए जो वाणी दोष होता है वो क्या होता है? वाणी दोष जो हमारा होता है वो क्या होता है? वाणी दोष जो होता है, ठीक। वाणी दोष का मतलब व्यक्ति अपनी बातों को स्पष्ट ना कह पाए, ठीक है। व्यक्ति क्या करे? अपनी बातों को स्पष्ट ना कह पाए। जैसे क्या होता है? हकलाना। कोई व्यक्ति है हकला रहा है, ठीक है। जैसे हकलाना हो गया, ठीक है। हकलाना हो गया, तुतलाना हो गया, ठीक है। क्या हो गया? तुतलाना हो गया, ठीक है। क्या हो गया? तुतलाना हो गया, ठीक।
हकलाना, तुतलाना, धीमी या तेज गति से बोलना, क्या हो गया, इसमें से कौन सा दोष नहीं। ध्वनि परिवर्तन में अस्पष्ट, 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 अस्पष्ट नहीं अस्पष्ट, ये तो बिल्कुल है। अगर ध्वनि दोष है तो वाणी दोष ये है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये भी हकलाना तुतलाना भी, तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये भी हमारा क्या है, वाणी दोष है, ये भी वाणी दोष है। लेकिन धीमी और तेज गति से बोलना यह वाणी दोष नहीं है, ठीक है। ये क्या है, वाणी दोष नहीं है। हमसे पूछा नहीं तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। बाकी हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है। जो सीखने का जो है प्राथमिक मूलभूत नियम है, यह कौन सा है। इसको भी सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है, इसको भी कौन दिया था, थार्न। सोच लीजिए थार्नडाइक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सोच रहे हैं आप लोग। थार्नडाइक, तो थार्नडाइक इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कर लीजिए, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। तो सीखने का मूलभूत जो है, इन्होंने क्या कितने बताए थे, 3 बताए थे। कौन कौन से, एक तत्परता का बताया था इन्होंने, तत्परता का बताया था, और कौन सा बताया था, प्रभाव का बताया था। तत्परता हो गया, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, और किसका बताया था, एक अभ्यास का नियम, ठीक है। अभ्यास का नियम बताया था। 3 इन्होंने क्या किया था, नियम बताया था, ठीक है। तो अभ्यास कार्य से होगा, या फिर जो है परिणाम से, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमसे क्या हो, तत्परता के नियम से, ठीक है, तत्परता से, ठीक। अभ्यास कार्य से ने अभ्यास का नियम बताया था, उन्होंने अभ्यास कार्य नहीं बताया था। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताइए। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, या प्रतियोगिता, या ये सभी, बताइए। जो सीखने की चीज़ होती है उसको कौन कौन से क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, बताइए। तो कौन प्रभावित कर सकते हैं, तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे, क्या क्या प्रभावित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी पार्ट। ए सभी, प्रशंसा भी कर सकती है, निंदा भी कर सकती है, और प्रतियोगिता भी क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है, प्रतियोगिता भी। तो इसमें हम लोग लिख लीजिए क्या क्या, तो पूर्व अधिगम हमारा इसको प्रभावित कर सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें लिख लिया करिए। पूर्व अधिगम हो गया, विषय वस्तु हो गई, ठीक है। विषय वस्तु का स्वरूप भी इसको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। स्वरूप हो गया, विषय वस्तु का स्वरूप हो गया, और क्या, विषय के प्रति मनोवृत्ति हो गई। सीखने की इच्छा भी इसको क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। आपकी इच्छा ना हो तो आप नहीं सीख पाएंगे। सीखने की इच्छा, ठीक है, सीखने की इच्छा भी इसको प्रभावित कर सकती है। और बताइए, सीखने की विधि, आप किस तरह से सीख रहे हैं, ये भी आपको क्या है, सीखने की प्रक्रिया को क्या कर, सीखने की विधि कैसी है आपकी, अच्छी विधि है या किस तरह से आप कर रहे हैं, सीखने की विधि प्रभावित कर सकती है। अभिप्रेरण, आप अंदर से मोटिवेट है कि नहीं, अभिप्रेरण भी आपको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अभिप्रेरण, आनुवांशिक वातावरण भी प्रभावित कर सकता है। वातावरण, एक मिनट, वातावरण भी प्रभावित कर सकता है, आनुवांशिकता भी प्रभावित कर सकता है। प्रशिक्षण या शिक्षण या प्रशंसा एवं निंदा भी प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। डी पार्ट इसका राइट। चलिए, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, बताइए। जो शैशव अवस्था में जो बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं, जो 0 से 6 वर्ष होते हैं, तो कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं ताकि आपको लंबी क्लास होगी तभी आपको दिक्कत होने लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन सा जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, बताइए फटाफट। कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो मितव्ययिता जो हमारा है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। बाकी जो हमारी मौलिकता हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मौलिकता, प्रवाह और हमारी उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता, ये सभी हमारे किससे संबंधित हैं, ये सभी हमारी क्या है, सृजनात्मकता से क्या है, संबंधित हैं। याद रहेगा ना, किससे हैं, सृजनात्मकता से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, बताइए। मूल्य के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है, तो हमारा क्या है, आध्यात्मिक मूल्य बिल्कुल है। इन के इन प्रकार धन अर्जन, तो यही हमारा क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, ये सभी हमारे क्या मूल्य के अंतर्गत आते हैं। ये नहीं आता, तो निगेटिव हमसे क्या पूछा, नहीं पूछा, तो नहीं का आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। बी पार्ट क्या होगा, किसी एन प्रकार से धन को अर्जित करना, ये हमारा क्या मूल्य के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे आप लोग, ठीक। बताइए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है, इसको किसने स्थापित किया था, तो 1800 कब में, 1870
1879 में जो है डब्लू बुंट जी द्वारा, ठीक है, डब्ल्यू बुंट जी द्वारा, ठीक है। ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा इसका, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। वाटसन, पावलोव और सिगमंड फ्रायड ये लोग नहीं थे, बाकी हमारे जो है कौन थे, डब्लू बुंट जी थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता। अगर आप किसी चीज़ को मतलब पहले से क्या है सीखे हुए हैं और आप इस समय जो क्या करते हैं या आपको याद नहीं हो रही है, पुनः स्मरण करने में क्या आप असफल हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मृति या स्मृति, बताइए आप लोग। तो विस्मृति कहते हैं, विस्मरण कहते हैं, भूलने से संबंधित है, किससे, भूलने से संबंधित है, ठीक है। किसी चीज़ को आप भूल गए तो फिर आप याद करना चाह रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा, तो चीज़ें क्या होती है, विस्मृति कहलाती है। ध्यान नहीं होगा, कल्पना नहीं होगी, ठीक है, ना ही स्मृति होगी। अच्छा चलिए, कक्षा 5 के कुछ बच्चे हैं, उनके बारे में देख लीजिए क्या कहा गया। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले मतलब कम दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए, उचित है। उसे दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा उसके मित्रों को सही हमारा पेडागोजी से, ठीक है। कक्षा में जो है सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आइडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करने, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। बताइए 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आइडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए, ठीक है, बच्चे की, ठीक, बिल्कुल सत्य है। बाकी हमारे क्या है, ऑप्शन गलत है। चलिए, उदाहरण क्या करा, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत आता है। इस विधि को आप लोग क्या करिए, बताइए कौन सा है, तो ये हमारा आगमन विधि होता है, ठीक है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, ठीक है। उदाहरण देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, नियम को बताते हैं, नियम बताते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, नियम बताने के बाद निरीक्षण करते हैं, ठीक है, निरीक्षण के बाद विश्लेषण, फिर नियमीकरण, ठीक है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, नियमीकरण, ठीक। तो आगमन विधि। और निगमन विधि में ये क्या होता है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या बताते हैं, बताइए। इसमें सबसे पहले हम नियम बताते हैं, फिर इसके बाद क्या बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, बताइए। कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे आप लोग, बताइए। तो कौन सा शिक्षण इसमें क्या है, कुशलता से। श्यामपट भी हमारा है, श्यामपट भी है, और प्रश्नों को हल करना भी है, प्रश्न पूछना भी हमारा है, प्रश्न पूछना भी है, प्रतिपुष्टि कौशल, प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक, जिसको क्या बोलते हैं, फीडबैक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि, ठीक है। प्रतिपुष्टि हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि। ये सभी हमारे क्या हैं, कुछ शिक्षण कुशलता से संबंधित, अर्थात डी पार्ट इसका हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, डी पार्ट, ठीक है। आ जाइए, चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं जो इंपॉर्टेंट है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जो अपनी शार्ट नोट्स बगल में रखें उस पर नोट करिए फटाफट। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, बताइए। मैं यहीं से सारी चीज़ आपको लिखवा दूंगा, आप एक नोट्स तैयार हो जाएगी, सिर्फ आप मुझे फॉलो करिए और उसको लिख लिया करिए बस मेरे कहने से, ठीक है। तो इसको किसने दिया था, स्किनर साहब ने दिया था, ठीक है। अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत जो स्किनर साहब ने दिया था, ठीक है। कौन दिया था, स्किनर साहब, बस इतना याद रखना। अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्किनर साहब ने दिया था। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। व्यवहार क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए आप लोग फटाफट। तो इसको क्या कहते हैं बता दीजिए। तो इसको अधिगम कहते हैं, क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, क्या कहते हैं कि व्यवहार क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, मतलब सीखना कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 26 बताइए। 26 थोड़ा सा छोटा करना पड़ा क्योंकि ताकि आपको विजिबल हो, ठीक। चारों ऑप्शन आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि को बैठाने के लिए बोला गया, मतलब 2 कम बुद्धि वाले बच्चों को क्या करेंगे, बैठाने के लिए बोले, तो आप क्या करेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछने का मोटिव यही उसका है। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, बिल्कुल गलत बात है, ठीक। क्यों आप इनकार करेंगे, बताइए। एक टीचर का दायित्व होता है, चाहे वो जैसा भी बच्चा हो उसको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, इग्नोर नहीं करना है। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में बैठने जो कि मंदबुद्धि, ये तो बल्कि भेदभाव की भावना यहाँ उत्पन्न हो गई, ठीक है। भेदभाव रखना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए जो है आप
खुद को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तकनीक सीखेंगे कि इन बच्चों को भी किस तरह से सिखाया जाए, और एक ही कक्षा में रखेंगे, एक ही कक्षा में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, बताइए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वह बच्चों के अनुशासित बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है। यह बच्चों को व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक की क्या करता है, सहायता करता है। तो बताइए 27 का, तो 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की क्या करता है, हेल्प करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य है, डी पार्ट। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। 28, तो 28 जेम्स लैंग सिद्धांत संवेग अनुभव को क्या करता है, जेम्स लैंग सिद्धांत जो क्या करता है, संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर क्या है, आधारित है, जेम्स लैंग का सिद्धांत। ठीक है, जेम्स लैंग का सिद्धांत। तो क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट चलते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं इसके, बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है। मैं आप लोगों को बार बार सब्सक्राइब शेयर करने के लिए नहीं करता हूँ, आप लोग अपने से कर दिया करिए जो है, ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा करिए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शेयर कर दिया करिए जो थोड़ा सा, ठीक है, जोड़िए बच्चों को जो है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है। 40-50 सबकी 40-40 50-50 क्लास हो चुकी हैं, सब PYQ ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है, एक नया प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, फिर भी आप लोग जो है, सब आप ही लोगों के लिए हो रहा है। जब पेपर आ जाएगा तो फिर कहेंगे 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से सर रुक गया। ठीक है, तो क्या करा है, वृद्धि विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं, निरंतरता का सिद्धांत भी होता है, समन्वय का भी सिद्धांत होता है, और व्यक्तिगतता का सिद्धांत भी होता है। और कौन सा होता है, वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का भी सिद्धांत होता है, विकास क्रम का सिद्धांत होता है, समान प्रतिमान का भी सिद्धांत होता है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का भी सिद्धांत होता है, लेकिन हमारा वर्गीकरण का कोई सिद्धांत नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा, नहीं पे फोकस करना आप लोगों को। चलिए आगे आ जाइए, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, शास्वर अधिगम द्वारा। बताइए, तो राइट आंसर 30 का क्या आ जाएगा, दी, शास्वर अधिगम द्वारा। ठीक है, शास्वर अधिगम द्वारा। तो ये क्लास हमारी यहीं पे अब क्या करते हैं, हम इस क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है, फिनिश करते हैं, और वीडियो को आप लोग क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए बाबू, और क्या सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, बहुत संघर्ष होता है। ठीक है, अगर आपको टाइप आती है तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसको भी टाइप आती है मेरे टेलीग्राम से जुड़िए। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, ना ही कुछ मिलता है, ना ही कुछ है। ठीक है, जिस दिन मिलने लगेगा आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, जितना मुझसे हो सके, जितना मिलेगा ज़रूर मैं दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ करके ग्रुप में, और आप एक पर्सनली मैसेज भी वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबी काफ़ी हो गई जो, तो उसके लिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।